नमस्ते। एक इतिहासकार के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि पुरानी इमारतें हमसे बात करती हैं, बस हमें उन्हें सुनना आना चाहिए। और आज की हमारी इस ऐतिहासिक पड़ताल में हम भारत की सबसे मशहूर और खूबसूरत संरचना ताजमहल के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। देखिए, ये सिर्फ सफेद संगमरमर से बना कोई आम ढांचा बिल्कुल नहीं है। ये मुगल काल का एक ऐसा जीता जागता दस्तावेज है जिसमें कई अनकही दास्तानें और गहरे राज छिपे हैं। तो चलिए मेरे साथ इस दिलचस्प सफर पर चलिए और इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। आज के हमारे इस सफर को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक राजवंश के शाश्वत प्रेम की। फिर हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम मिथक और पतनशील सम्राट से जुड़े कुछ कड़वे सच जानेंगे। और आखिर में चर्चा करेंगे एक वैश्विक धरोहर के संरक्षण की। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, एक राजवंश का शाश्वत प्रेम, निर्माण का उत्प्रेरक। आप जानते हैं, वास्तुकला के इस इतने बड़े चमत्कार की शुरुआत किसी शाही आदेश से नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे प्यार और बेइंतहा दर्द की एक बहुत ही मानवीय कहानी है। बात है साल 1607 की, जब आगरा के मीना बाजार में राजकुमार खुर्रम और अर्जुमंद बानो की पहली मुलाकात हुई थी। इसके ठीक 5 साल बाद 1612 में दोनों की शादी हो गई। 1628 में जब खुर्रम सम्राट बने तो उन्होंने अर्जुमंद बानो को एक नया नाम दिया, मुमताज महल। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। 1631 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। मुमताज महल का निधन हो गया और यकीन मानिए, इसी एक दुखद घटना ने उस 22 साल लंबी निर्माण प्रक्रिया की नींव रखी जो आगे चलकर 1653 में दुनिया के सामने ताजमहल के रूप में पूरी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संख्या 14 क्या है। दरअसल ये उस गहरे दुख का प्रतीक है जिसने एक ताकतवर सम्राट को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। 1631 में अपने 14वें बच्चे गौहर आरा को जन्म देते समय मुमताज महल की मौत हो गई थी। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं कि शाहजहां इस सदमे से इस कदर टूट गए थे कि वो पूरे 1 साल तक जनता के सामने नहीं आए। कहते हैं कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। उनकी पूरी दुनिया मानो उजड़ सी गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इस मकबरे का बनना सिर्फ एक राजा की अचानक आई कोई सनक नहीं थी। मुमताज महल ने अपनी मृत्युशैया पर शाहजहां से 4 खास वादे लिए थे। पहला वादा, उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनाना जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल न हो। दूसरा, सम्राट का फिर से विवाह करना। तीसरा, अपने बच्चों के प्रति हमेशा दयालु रहना। और चौथा वादा, हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मकबरे पर जरूर आना। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं आखिरी इच्छाओं ने दुनिया के इस अजूबे को आकार दिया। अब आते हैं अध्याय 2 पर, पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण, वास्तुकला और प्रतीकवाद। ताजमहल कोई ईंट पत्थर की आम इमारत नहीं है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये बिल्कुल पृथ्वी पर उतरे किसी स्वर्ग जैसा लगे। और इसके पीछे का प्रतीकात्मक बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए इसके निर्माण सामग्री को ही ले लीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि मुगल इमारतों में आमतौर पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ मुख्य इमारत पूरी तरह से सफेद संगमरमर की है। इसके पीछे खास वजह है। दरअसल बिल्डर्स ने यहाँ हिंदू ग्रंथों के रंग और वर्ग के सिद्धांतों को लागू किया था। सफेद रंग अंदरूनी हिस्सों के लिए रखा गया, जो शुद्धता और पुरोहित वर्ग का प्रतीक है, जबकि बाहरी और सैन्य इमारतों के लिए इस्तेमाल होने वाला लाल रंग योद्धा वर्ग को दर्शाता है। ये इस्लामी वास्तुकला में एक बेहद अनोखा प्रयोग था। इसके डिजाइन का एक और बेहद शानदार पहलू है इसका फ्लोर प्लान, जिसे हश्त बेहिश्त कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब होता है स्वर्ग के 8 स्तर। ताजमहल के अंदर के कमरों और हॉल को बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाया गया है। यानी जब आप इसके अंदर चलते हैं तो वो भौतिक स्थान दरअसल एक शाश्वत स्वर्गीय दुनिया को दर्शाने के लिए बनाया गया है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। अब मुख्य कक्ष के अंदर एक बहुत ही चौंकाने वाला आर्किटेक्चरल राज छिपा है। जब आप अंदर देखेंगे तो बिल्कुल केंद्र में मुमताज महल की बेहद खूबसूरती से सजी हुई कब्र है। वहां सब कुछ एकदम सम्मित है, बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री। लेकिन शाहजहां का ताबूत उसके ठीक बगल में रखा गया है। और मजे की बात यह है कि पूरे ताजमहल परिसर में सम्राट की कब्र ही एकमात्र ऐसी चीज है जो असम्मित या असिमेट्रिकल है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शाहजहां की कब्र मूल डिजाइन का हिस्सा कभी थी ही नहीं। इसे बाद में बस यूं ही जोड़ दिया गया था।
अगर आप ताजमहल के आर्किटेक्ट की असली विजन को समझना चाहते हैं तो आपको यमुना नदी के ठीक पार स्थित मेहताब बाग यानी चांदनी बाग जाना चाहिए। जब आप वहां से ताज को देखते हैं तब आपको समझ आता है कि यमुना नदी सिर्फ पीछे बहने वाला पानी नहीं है, बल्कि वो इस पूरे स्मारक के डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेहताब बाग से देखने पर ताजमहल बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देता है। इसे सिर्फ सामने से देखने के लिए नहीं, बल्कि नदी के पार से भी निहारने के लिए बनाया गया था। शुद्ध प्रेम ही जीवन की आत्मा है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। सम्राट शाहजहां वास्तव में चाहते थे कि ये जगह सिर्फ उनकी पत्नी की कब्र बनकर न रह जाए। उनका मकसद था इसे पूरी मानव जाति के लिए शांति, पवित्रता और शाश्वत प्रेम का एक यूनिवर्सल प्रतीक बनाना। और आज सदियों बाद भी ताजमहल दुनिया भर के लोगों को यही महसूस कराता है। चलिए अब बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, मिथक और पतनशील सम्राट, एक अंधकारमय परिणाम। इतिहास हमेशा उतना खूबसूरत नहीं होता जितनी उसकी इमारतें होती हैं। क्या आपने कभी ब्लैक ताज या काले ताजमहल के मिथक के बारे में सुना है? फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने 1665 में लिखा था कि शाहजहां नदी के दूसरी तरफ अपने लिए काले संगमरमर का बिल्कुल ऐसा ही एक मकबरा बनाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, उनके बेटों के बीच सत्ता की जंग छिड़ गई और वो योजना हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। ये एक ऐसा मिथक है जो आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी दुनिया का राजा कहलाने वाले इस महान सम्राट का अंत सच में बहुत ही त्रासद था। सत्ता की लड़ाई में उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और आगरा के किले में पूरे 8 साल तक नजरबंद रखा। किंवदंतियां बताती हैं कि शाहजहां अपने आखिरी दिनों में बस एक दीवार में जड़े हीरे के रिफ्लेक्शन से ताजमहल को दूर से देखा करते थे, और जब उनका निधन हुआ तो किसी शाही जुलूस के बजाय महज 2 आदमियों ने एक साधारण सी नाव में ले जाकर उन्हें दफना दिया। उनकी बनाई हुई इतनी भव्य विरासत और उनका अपना इतना एकाकी अंत, ये सच में दिल दहला देने वाला विरोधाभास है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, अध्याय 4, एक वैश्विक धरोहर का संरक्षण, आधुनिक चुनौती। आइए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के दौर में आते हैं। साल 1983, ये वो अहम साल था जब ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। इसका सीधा सा मतलब था कि पूरी दुनिया ने ये माना कि ताजमहल सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास का वो बेशकीमती हिस्सा है जिसे हर हाल में बचाकर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन आज दुनिया का ये सबसे खूबसूरत स्मारक एक अलग तरह की जंग लड़ रहा है। वायु प्रदूषण और एसिड रेन की वजह से इसका चमकता हुआ सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि इससे निपटने के लिए सरकार को ताज ट्रपीजियम जोन बनाना पड़ा, जहां प्रदूषण फैलाने पर सख्त रोक है। यहां तक कि संगमरमर को साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सूखती हुई यमुना नदी ताजमहल की नींव के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है, जिस पर यूनेस्को लगातार नजर बनाए हुए है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक बहुत ही अहम और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे समय के गाल पर एक आंसू कहा था। लेकिन क्या आधुनिक पर्यावरण के इस भारी दबाव और हर साल आने वाले लाखों पर्यटकों के बीच ये आंसू हमेशा ऐसे ही बरकरार रह पाएगा? ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इंसानियत के साझा इतिहास का एक टुकड़ा है, और इसे बचाए रखना अब हमारे हाथों में है।